कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी जीएस की मेंटर, और एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके पहले के जो सिविलाइजेशंस हैं हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक चली आ रही है। मैंने आपको सारी सीरीज़ पहले की लेक्चर्स में बता दिया है और कैसे कैसे ये अर्ली मैन अब एक प्रॉपर सिविलाइज्ड मैन बनता है। तो इसकी हम जर्नी पे हम चल चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, ये इस तरीके की जो घाटी है ये एक्सकवेशन में निकली है। उत्खनन के बाद, इसे बहुत खुदाई करने के बाद इस तरीके की आप कुछ देख सकते हैं। ये है वो सभ्यता जो कि इंडस नदी के किनारे पे पाई गई। आपको बताऊंगी मैं कैसे इंडस एक रिवर के किनारे इतनी बड़ी जो है सभ्यता बसी, और इसके अलावा भी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, यूफ्रेट्स, टिग्रिस के अलावा हुआंगो नदी जो कि चाइना में है, उसके अराउंड में भी कई सिविलाइजेशन पाई गई हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे पुरानी सभ्यताओं में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो ये देखिए कहाँ से, इसके पहले आप समझिए दोस्तों, इसके पहले कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती थी। ये जो सिविलाइजेशन है वो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक चली आ रही है। आपको एक और बात जानकर काफ़ी खुशी होगी कि ये हड़प्पा और मोहनजोदारो, इनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला है। ठीक है, तो ये इनका कुछ, ये जो दो साइट्स है, ये दोनों साइट्स इस समय तो पाकिस्तान में है, लेकिन ये वैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। आप देखोगे कि 1924 में जॉन मार्शल, जो कि हमारे आर्किटेक्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो हेड थे, जॉन मार्शल, 1924 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस पता लगी, इन साइट्स के बारे में पता लगा, तो इन्होंने दुनिया को ये बताया कि हमें एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खोज के निकाली है। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है हमारा इंडिया, ये हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर के है। ये अपना एरिया कश्मीर का है, ये हमारा राजस्थान हो गया, ये हमारा गुजरात हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहाँ से इंडस रिवर निकल के चली आ रही है, और ये देखिए मोहनजोदारो यहाँ पे है, ठीक है, और हड़प्पा यहाँ पे है। आप लोगों से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि हड़प्पा भी इंडस नदी के किनारे पे है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप देखिए कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। आपको दिख रही होगी यहाँ पे रावी नदी। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो रावी नदी के किनारे पे है, और जो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है वो पूरे के पूरे इंडस नदी पे होकर इंडस नदी पे बनी है। इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट साइट है जिसके बारे में, कई इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि चानुदारो, ठीक है, धोलावीरा। इसके अलावा आप थोड़ा ऊपर आएंगे, अब देखेंगे कि ये है लोथल गुजरात में है, बहुत इम्पोर्टेंट, सुरकोटड़ा है। उसके अलावा आप देखोगे कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, राखी गढ़ी, रोपर जो कि पंजाब में है, मंडा। ये सारी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली इंडस नदी के किनारे पे बनी, पूरी की पूरी लोग, पूरी की पूरी सभ्यता इसी नदी के किनारे में बसी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बात कर ली है कि मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन वगैरह वगैरह, इसके आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पा को जब की खुदाई करके हड़प्पा को डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने हड़प्पा की खुदाई करके हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो ये दयाराम साहनी इसका सही जवाब है, और किस साल की थी, 1921 में की थी। इसी तरह से 1923 में जो है रखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खुदाई करवा के
मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था। इसीलिए 1924 में जॉन मार्शल ने, आप देखो 1921 में हड़प्पा मिला, 1923 में मोहनजोदाड़ो मिला, इसीलिए 1924 में जॉन मार्शल ने, जो कि ASI के मेन हेड थे, इन्होंने ये दुनिया को ये बताया कि हमें पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हमने खोद कर निकाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, इसके बारे में आपको बता चुकी है। हमारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा एशिया का पार्ट है। तो ये हमारा एक तरीके से, अगर ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये अगर ये हमारा इंडिया है, तो इसके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पाई गई है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर हम जैसे इसके पहले वाले लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लिथिक एज, शायद आपको याद होगा अगर आपने पढ़े हैं लिथिक एज। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कॉपर एज, जिसको हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रॉन्ज एज। देखिए दोस्तों, इसके पहले के जो लोग थे, इसके पहले के एज के जो लोग थे, वो जो थे वो कॉपर डिस्कवर कर चुके थे। उनको ये पता चल चुका था कि कॉपर एक मेटल है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस एज के जो लोग हैं, इस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो थोड़े से और इंटेलिजेंट निकले। उन्होंने टिन को मिक्स कर दिया कॉपर से और बना दिया ब्रॉन्ज। तो इसलिए इस पीरियड को हम ब्रॉन्ज एज से भी जानते हैं। तो देखिए ये है ब्रॉन्ज के बर्तन, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे। इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस जो थी वो भी इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो है इसी के कंटेम्प्रेरी थी। मतलब कि जैसे जैसे ये हड़प्पा की सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन थी, वैसे वैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी, जो कि नाइल नदी के किनारे है, आपको बता दूं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स और टिग्रिस के किनारे पे है, वो भी साथ ही साथ चली आ रही है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों कि इसकी कवरेज कितनी है। कवरेज का मतलब होता है कि एक पूरी की सिविलाइजेशन जो है वो पूरी कितनी एरिया में फैली हुई है। ऊपर जम्मू से लेके आप नीचे नॉर्थ में जम्मू, साउथ में नर्मदा, ईस्ट में मेरठ और वेस्ट में बलूचिस्तान में मकरन कोस्ट में तक ये पूरी सभ्यता कम से कम 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक, ठीक है, फैली हुई है ये सभ्यता। इसके बारे में आप टेंशन मत लो, आगे स्लाइड्स में बताऊंगी। तो ये देखिए, ये जो जम्मू है नॉर्थ में, नर्मदा साउथ में और मकरन कोस्ट जो है वो बलूचिस्तान में वेस्ट में और मेरठ इन ईस्ट, तो टोटल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का ये पूरा एरिया है। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। ठीक है, तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, इसमें प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, जो कि हमने पहले भी मैप में देख लिया है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, आलमगीरपुर सुतकोटा जो है वो भी हमारा पाकिस्तान में है, कोट डिजी छानूदारो पाकिस्तान में है, सुरकोटडा गुजरात में है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, ये शहर कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर ये एक सिविलाइजेशन थी, यानी कि एक पूरी सभ्यता थी। लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से अपने टाउन को उन्होंने प्लान किया, अपनी सिटी जहाँ वो रहते थे, अपने घरों को प्लान किया प्रॉपर। कितनी अच्छे तरीके से, कितनी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने अपने घर, अपने बाथरूम, प्रॉपर ड्रेनेज, उन पे स्लैब्स, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, पॉटरी, ट्रेड, कॉमर्स, हर चीज़ का कैसे कैसे ध्यान रखा, इस चीज़ के बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। तो उस समय के लोग कैसे कैसे चीज़ों को बनाते थे और किस तरीके से वो लोग अपने शहरों में रहते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग का मतलब होता है कि एक सिटी का जो टाउन का निर्माण होता है वो कैसे किया गया। तो ध्यान से देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में एक अपनी सिटाडल हुआ करती थी। तो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको बता दूं, सिटाडल दुर्ग को कहते हैं। दुर्ग मतलब होता है सिटाडल, मतलब एक थोड़ा सा ऊंचा पार्ट जिसको कहेंगे। उन दोनों में ही सिटाडल था। सिटाडल बेसिकली वो होता है जहाँ पर रिच लोग रहते हैं, जहाँ पे रूलिंग क्लास रहते हैं, जहाँ पे जो किंग्स और चीफ्समैन होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली रूलिंग क्लास के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता था। सिटाडल के नीचे, दुर्ग के नीचे जो है नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लोग हुआ करते थे वो रहते थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है, वो ब्रिक हाउसेस देखने को मिलते हैं।
जनरली क्या हुआ था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई कैसे शुरू हुई, लोगों को ईंटों की ज़रूरत थी, वो लोग खोदने लगे ज़मीन इन सर्च की, शायद कुछ पत्थर वत्थर कुछ मिल जाए। खोदते खोदते उनको सच की ईंटें मिल गई और वो सच में उनके लिए एक चमत्कार जैसा था कि वो ईंटें उनको मिली। तो ये ईंटें कहाँ से आई, जब पता चला तो और भी ज़्यादा खुदाई की गई, पता चला कि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन दबी हुई थी ज़मीन के नीचे। तो आप ये देख सकते हैं कि उस ज़माने के लोग भी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। सिर्फ हम ही नहीं है आज जो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उस ज़माने में भी मिट्टी से बनी ईंट को वो लोग बर्न करके बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि पक्की ईंटें जिनको कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब आप देखिए कि सिटीज़ जो हैं वो ग्रिड सिस्टम फॉलो करती हैं। आपको पता है दोस्तों ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ये देखिए, ये है ग्रिड। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर एक लाइन जो है दूसरी लाइन को 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है, 90 डिग्री पे कट करी, यानी कि राइट एंगल पे कट करी। तो पूरी की पूरी जो इनकी वो है, क्या बोलते हैं, पूरा की पूरी जो इनका टाउन है वो इसी बेसिस पे है। मतलब पूरा टाउन, ये सड़क है, ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, ये सड़क है, ये सड़क है। तो कितना बढ़िया प्लानिंग है। आपको पता है आज के डेट पे ये जो ग्रिड सिस्टम है वो किस शहर में पाया जाता है? आपको अगर पता होगा तो ये ग्रिड सिस्टम जो है इस समय जयपुर में पाया जाता है। जयपुर को प्रॉपरली प्लान करके ग्रिड सिस्टम पे बनाया गया है। चलिए ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कैसे इन्होंने ग्रिड सिस्टम यानी कि एक प्रॉपर चौकोर सब घर बने हुए हैं, एकदम प्रॉपर मेजरमेंट से बने हुए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मोहनजोदाड़ो में तो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी देखे गए हैं। इससे ये पता चलता है जो रूलिंग क्लास थी, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वो लोगों से यानी कि आम इंसानों से कैसे कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ी, बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग कह लो या बहुत बड़ी एक तरीके की चीज़, मतलब एक सार्वजनिक चीज़ जो मिली है वो है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ को हम विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी कहते हैं, कि मतलब एक तरीके का ये सामूहिक कह सकते हैं कि पूजा पाठ के लिए जो एक लोग स्नान करने जाते हैं एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, ये वो है। ये भी सिटाडल माउंट पे ही हुआ करता था। सिटाडल मतलब दुर्ग पे ही में ही बना हुआ है ये ग्रेट बाथ। इसकी जो लंबाई है वो 11.8 मीटर्स है और 7.1 मीटर्स इसकी चौड़ाई है। 2.43 मीटर्स ये डीप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी लीकेज होकर के ज़मीन में ना चला जाए, इसलिए इसके फ्लोर पे बर्न्ड ब्रिक्स लगाए गए हैं। तो ये पता चलता है काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे उस समय में। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, इस जो ग्रेट बात है, अगर आप लोगों ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो लग पा रहा होगा कि वो जो हीरोइन होती थी वो कैसे वो ग्रेट बाथ में उतरती थी और साइड में ही चेंजिंग क्लोथ्स भी होते थे, रूम्स होते थे चेंजिंग क्लोथ्स चेंज करने के लिए साइड में रूम्स हुआ करते थे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता था कि अब आपने पूल जो है पूरा ग्रेट बात है, पूल की तरह है, वो पूरा आपने भर तो दिया, लेकिन उसे खाली कैसे करेंगे? तो वो इतने समझदार थे कि इसको भरना कैसे है। साइड में ही एक रूम में एक वेल हुआ करता था जिससे कि पानी इसमें भरता था और एक छोटी सी आउटलेट होती थी ग्रेट बाथ के दूसरे कॉर्नर पे। वहाँ पर जो है एक आउटलेट होती थी जो कि जो पानी है, जो ऑलरेडी ठहरा पानी है, उसको ड्रेन करने के लिए होती थी। तो ये काफ़ी बड़ी, मतलब एक कह सकते हैं उस समय में लोगों की इतनी लेवल की, इतनी हाई लेवल प्लानिंग हुआ करती थी। इसके अलावा वहाँ पर क्या और चीज़ें पाई गई हैं, बहुत सबसे बड़ी बिल्डिंग जो पाई गई है वो है अनाज रखने का कोठार, जिसको हम अंग्रेज़ी में ग्रैनरीज भी कहते हैं। तो मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है ग्रैनरी। 45.71 मीटर्स लॉन्ग है ये और 15.23 मीटर्स वाइड है। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो हड़प्पा है, हड़प्पा में आप देखोगे कि ऐसे इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जितनी बड़ी मोहनजोदाड़ो में है, बल्कि ऐसी ही छोटी छोटी 6 बिल्डिंग्स हैं जिनके नाप कम से कम 15.23 मीटर्स से 6.09 मीटर्स तक की लंबाई और चौड़ाई इसकी है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी अच्छी चीज़ आप देखोगे कि कितने एडवांस हुआ करते थे वो। अब आप देखो कि ग्रेन्स रखने के लिए उन्होंने ग्रैनरीज तो बना दी, ठीक है, पूरा सब माल आया उन्होंने रख दिया, लेकिन उस ग्रेन को साफ करने के लिए भी उन्होंने जो है छोटे छोटे मतलब एक वर्किंग फ्लोर्स भी बनाए। वहाँ पर क्या होता था कि लोग थ्रेशिंग करते थे उसकी ग्रेन की सफाई करने के लिए। तो ये एक बड़ी ही अच्छी फीचर है जो पता चलता है कि मतलब काफ़ी सभ्य लोग
उस समय में रहा करते थे। अगली इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो मोहनजोदारो का है वो बहुत इम्प्रेसिव है। आप समझ लीजिए कि हर घर में, एक तो सब ग्रिड सिस्टम पे बने हुए होते थे, सब ग्रिड सिस्टम आप समझ ही रहे, बता दिया था मैंने। हर घर में एक बाथरूम होता था, एक कोर्टयार्ड होता था, और बाथरूम से आप समझ लीजिए एक नाली जो थी वो निकल के मेन ड्रेनेज को मिलती थी जाके, जो कि सड़कों के नीचे होती थी। कैन यू इमेजिन कि कितनी लेवल की प्लानिंग की गई होगी इस सिटी को पूरा बनाने के लिए। तो सड़कों के नीचे जो थी वो ड्रेन्स बहती थी, ठीक है, जो कह सकते हैं गटर नीचे बहता था, और उनके ऊपर स्लैब्स रखी रहती थी। क्यों? कितनी साफ सफाई का ध्यान और कितनी मैनेजमेंट के साथ ये लोग अपने कितने मैनेजमेंट के साथ इन लोगों ने सिटी प्लान की, और कितने सभ्य लोग हुआ करते थे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है वाटर सप्लाई और ड्रेनेज। तो ये इस तरीके की पिक्चर्स आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने मैनेजमेंट तरीके से इन लोगों ने, देखिए ये घर है, ये घर है, इससे क्या हो रहा है, एक नाली निकल रही है, नाली से ये पानी ड्रेनेज में जा रहा है और ये मेन ड्रेनेज को मिल जा रहा है। इसी तरह इस घर से नाली निकल रही है और ये ड्रेनेज। तो कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने सिटी को प्लान किया है। चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। आज के समय में दोस्तों अगर आप देखेंगे, सिंध का जो पार्ट है जो कि पाकिस्तान में है, वो इतना फर्टाइल नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे ये बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडस पूरी की पूरी उसी एरिया से बहकर निकलती है, तो पूरी बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, बहुत वेजिटेशन होता था, काफ़ी पेड़, काफ़ी जंगल, सब कुछ हुआ करता था। तो क्योंकि उनके पास, अब देखो आप कि उनके पास अब मेटल आ गया, तो पेड़ों को काटना तो उनके लिए तो बहुत आसान है, और एग्रीकल्चर करना तो उससे भी ज़्यादा। अब देखोगे कि वो लोग बेसिकली कैसे एग्रीकल्चर करते थे। जो नदी होती है, अगर आपको पता होगा कि अगर आप नदी के किनारे गए होंगे तो आपको बहुत सैंड दिखती है, सैंड, बहुत सारी सैंड दिखेगी। तो वो सैंड बेसिकली क्या होती है, देखिए नदी जो होती है अपने साथ बहुत सारी रेत, बहुत सारे एलिवल, बहुत अच्छे मिनरल्स लेकर आती है। और जब बारिश का सीज़न होता है या जैसे ओवर फ्लडिंग होती है, जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये अपने कोस्ट पे छोड़ के कोस्ट पे छोड़ देती है। जैसे कि आप देखोगे मॉनसून का टाइम होता है, जून से सितंबर तक काफ़ी पानी की मात्रा, काफ़ी हाई लेवल, काफ़ी पानी होता है नदियों में। तो वो क्या करती है कि बहुत ओवरफ्लो होने के कारण जो उसकी सेडिमेंट्स हैं वो उनके किनारे पे ही, नदी के किनारे पे ही आके, ये नदी है साइड में उनके, ये सेडिमेंट्स अपने छोड़ती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है, मॉनसून ख़त्म हो जाती है, तो ये जो फ्लड वाला एरिया होता है ये बहुत ही एलिवेबल होता है। तो ये लोग क्या करते थे, इंडस नदी जो ये बह रही है, ठीक है, ये जो इंडस नदी बह रही है, ये तो इसके किनारे किनारे जो एरिया होते थे, ये लोग यहाँ पर जो थे वो खेती करते थे। तब जब ये फ्लड्स ख़त्म हो जाते थे, कब ख़त्म होते थे, जब मानसून ख़त्म होता था। जब जून से सितंबर मानसून होता है, तो ये लोग क्या करते थे, नवंबर में ये लोग अपने वीट के, जैसे वीट और बारले ये लोग उगाते थे। आपको पता होगा ये राबी क्रॉप्स है जो कि सर्दियों में उगाई जाती है। तो वीट को और बारले को ये लोग नवंबर में बोते थे और अप्रैल में से हार्वेस्ट कर लेते थे। तो कितने अच्छी तरीके से ये लोग वो करते थे। एक चीज़ और ध्यान से देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी को मैं फॉलो करके चल रही हूँ। आपको बता दूँ कि ये लोग जो थे फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुल्हाड़ी होती है वगैरह वगैरह होती है, तो वो हम जनरली क्या होती है, लोहे की बनी हुई होती है। ये लोग क्या होते थे ना, वुडन प्लॉशेयर यूज़ करते थे। इनको ये नहीं पता था कि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके भी हम खेत जोत सकते हैं। तो ये लोग जनरली जो है वुडन प्लॉशेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का एविडेंस अभी भी नहीं मिल पाया है कि ये लोग खुद जोतते थे या फिर ऑक्सन यानी कि बुल वगैरह से, जो ऑक्सन होती है यानी कि जो बैल होती है, उनसे जोतवाते थे। इस चीज़ का एविडेंस अभी भी हमें नहीं मिला है। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए लोग दोस्तों, ये गबर बंस मिले हैं, यानी कि एक तरीके से डैम, पानी स्टोर करने के लिए डैम भी बनाया हुआ है। और डैम किससे बनाया होगा, बर्न्ड ब्रिक से बनाया होगा। तो सोचिए उस ज़माने में, उस समय में, उस पीरियड में कितनी लेवल के लोगों ने कितनी आर्किटेक्चर बना के रखी, ठीक है। आप देखोगे कि इंडस में तो जनरली लोग, वेस्टर्न साइड में जनरली लोग जो है वो, जहाँ पे थोड़ा ज़मीन का एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर लोग जो है वो वीट और बारले उगाते हैं।
लेकिन जो लोथल वाला एरिया है, लोथल यानी कि गुजरात का जो कोस्ट होता है, आप देखोगे कि कोस्टल एरिया में पानी बहुत बरसता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम ही है कि ह्यूमिडिटी होती है, तुरंत पानी बरसता है, तो वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत होती है। तो ऐसी स्टेट्स में क्या होता है, राइस बहुत उगाया जा सकता है। आज की डेट पे अगर आप इस समय से आप अगर उसको मैच करोगे तो आप देखोगे कि बंगाल जो है वो पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी के बगल में है। तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है ये सब समुंदर के बगल में है। तो क्या होता है, जस्ट इनके समंदर से लगे होने के कारण यहाँ पे पानी अच्छी मात्रा में बरसता है। जब पानी अच्छी मात्रा में बरसेगा तो इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि राइस उगा सकते हैं। राइस में बहुत पानी लगता है। लेकिन अब देखो पंजाब वगैरह में व्हीट बहुत उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से पानी की है, लेकिन इतना इस तरह से नहीं कि मतलब आप पानी के अंदर ही बो सको, तो इसलिए वहाँ पर व्हीट का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए इंडस वैली के जो लोग थे वो जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के लोग थे वो लोग, और जो ऊपर की साइड के लोग थे वो लोग तो व्हीट और बार्ली ही ज़्यादातर उगाते थे। लेकिन जो लोथल यानी कि जो कोस्टल एरियाज के लोग थे वो राइस भी उगाते थे। इसके अलावा जो पहली एविडेंस मिली है वो है कॉटन। ये पता चला है कि कॉटन भी ये लोग उगाते थे। ग्रीक्स लोग कॉटन को सिंडन कहते थे, जो कि इंडस को वो लोग एस से प्रोनाउंस करते थे, इसलिए वो लोग इसको सिंडन कहते थे। अब देखिए दोस्तों, ये डोमेस्टिकेशन कैसे करते थे, पशुपालन कैसे करते थे, कौन कौन से ये लोग पशु को पालन करते थे। ऑक्सन, बफेलो, शीप, गोट, पिग्स, इन सब को डोमेस्टिकेट करते थे। इनका जो फेवरेट हुआ करता था वो हम्प्ड बुल हुआ करता था। आप देखो आजकल के टाइम पे भी अगर आपको कोई हम्प्ड बुल दिखता है, हम्प्ड बुल मतलब कि कुब्बड़ वाला जो बैल होता है वो दिखता है, तो रास्ते से लोग उनको प्रणाम करते चलते। तो उनको बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही रिचुअल या बहुत ही मतलब अपने से हायर उसको देखते हैं, क्या कहते हैं, देव प्रभु का उस अवतार की तरह उसको लेते हैं। तो उस जमाने में भी हम्प्ड बुल की उतनी ही वैल्यू हुआ करती थी। इसके अलावा डॉग्स और कैट के भी निशान जो है सील्स पे मिले हैं, तो इसलिए पता चलता है वो डॉग्स और कैट भी रखते थे। एसेस भी होते थे, एसेस का मतलब होता है गधे, और कैमल्स भी रखते थे वो लोग, क्योंकि वो बर्डन उठाने के लिए, बर्डन बोझ ढोने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं थे, ज़्यादा हॉर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे वो, ठीक है। तो बेसिकली ठहराव वाले लोग थे, एलिफेंट्स का इस्तेमाल करते थे। लोथल में एलिफेंट्स का बहुत इस्तेमाल देखा गया। इसके अलावा राइनोसेरस भी वो जानते थे कि हाँ राइनोसेरस भी कोई होता है, लेकिन हाँ हॉर्सेस का बहुत ये लोग यूज़ नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा हॉर्सेस नहीं पता चली हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट क्या क्या वो लोग बना पाते थे। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि ब्रॉन्ज एज के लोग कहलाते थे। तो ब्रॉन्ज का मतलब होता है टिन को कॉपर के साथ मिक्सअप कर देना। तो अब देखो कि इनको मालूम था ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है, तो ये एक तरीके की इनके पास टेक्नोलॉजी थी कि कैसे कॉपर को और टिन को पिघला करके ये लोग जो है ब्रॉन्ज नाम का एक मेटल बना सकते हैं। तो कॉपर जो था वो बेसिकली खेतरी माइंस से मिलता था, जो कि हम जानते ही हैं कि हमने चारकोलिथिक पीरियड में भी पढ़ा है कि कैसे खेतरी माइंस जो थी वो कॉपर माइंस ही है राजस्थान में, जहाँ से ये लोग कॉपर डिराइव करते थे। बलूचिस्तान से भी ये लोग कॉपर मंगवाते थे, लेकिन हाँ टिन जो है वो अफगानिस्तान से ही मंगवाते थे। तो अफगानिस्तान में जो है अफगानिस्तान से ये लोग टिन इम्पोर्ट करते थे। इससे आप एक और बात आपको बता दूं कि ये लोग जो थे ब्रॉन्ज का क्या क्या इन चीज़ें बनाते थे, इमेजेस बनाते थे। डांसिंग गर्ल जो है वो ब्रॉन्ज की इमेज है। यूटेंसिल्स यानी कि खाना बनाने की जो बर्तन होते थे, टूल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह, एक्सेस, सॉर्ड, नाइफ, ये सब कुछ वो लोग ब्रॉन्ज से बनाया करते थे। इसके पहले वाली स्लाइड में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे वो लोग कॉटन वो लोग उगाते थे, कॉटन भी उगाना जानते थे। फर्स्ट जो अपीयरेंस हुआ है कॉटन का वो इनके टाइम पीरियड में हुआ है, थोड़ा नप्तातोली में भी हुआ है, लेकिन इनके टाइम पे भी हुआ है। इनके टाइम पे पहले अपीयरेंस कॉटन की देखी गई कि इनको कॉटन बनाना आता था। और इसके अलावा जो मशीन होती थी, स्प्रिंडल वॉल्स जो होती थी मशीन, जो कि कॉटन को बुनने के काम आती थी, वो भी रिकवर हुई हैं। इतना ही नहीं, इनको बोट मेकिंग भी आती थी। तभी तो आप देखो कि ये लोग जो थे मोहनजोदारो में अगर रहते थे तो आप सोचो कि इस कोस्ट से वो लोग इस कोस्ट से, एक सेकेंड, ये वाली आप मैप देखिए ज़रा। हाँ, इस मैप में आप देखेंगे कि अगर वो लोग यहाँ मोहनजोदारो है, ये हड़प्पा है, तो नदी के सहारे ये लोग कोस्ट तक आते होंगे। कोस्ट से आने के बाद ये लोग लोथल पे जा पाते होंगे।
तो कैसे हो पाता होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आ पाते होंगे? ज़रूर इन्हें बोट बनाना आता होगा, तभी ये लोग ऐसा कर पाते होंगे। तो इससे पता चलता है कि इनको ये कितना ट्रैवल कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इनको सील बनाना, सील्स का इस्तेमाल होता है ट्रेड करने के लिए। अब जब हम किसी से ट्रेड करते हैं, सील का इस्तेमाल जनरली क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, सील बेसिकली क्या होता है, अपना ब्रांड नेम होता है। अब जैसे कि वीडियोकॉन वालों का अलग साइन होगा, एरियल वालों का अलग साइन होगा, तो वो बेसिकली उनका एक ब्रांड नेम होता है, उनकी साइन अलग है, उनकी कॉपीराइट और जो मोनोपोली उन्होंने बना रखी है, एक गुडविल जो बना रखी है वो उनकी अलग है। तो बेसिकली सील्स का जो इस्तेमाल होता था वो इसी पर्पज़ के लिए होता था। अगर कोई मान लो बीट प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपनी सील का इस्तेमाल करके उसको बेचता था। तो टेराकोटा क्या होता है बेसिकली कि मिट्टी के बने छोटे छोटे खिलौने, मिट्टी से बने हुए जो सामान होते हैं वो टेराकोटा, मिट्टी को उठा के बर्न करके उसको बेक कर दिया जाता था, तो वो टेराकोटा कहलाता था। ठीक है, तो ये गोल्ड स्मिथ्स भी थे क्योंकि इनको ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर की बनानी आती थी, प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरी इनको बनानी आती थी। जो रूलिंग क्लास वगैरह होती थी ये गोल्ड की ज्वेलरी पहनती थी और गोल्ड सिल्वर और प्रेशियस स्टोन की। गोल्ड सिल्वर तो इनको अफगानिस्तान से मिल जाता था और प्रेशियस स्टोन वगैरह जो इनको साउथ इंडिया से मिल जाता था। इसके अलावा इनको पॉटर्स व्हील, यहाँ से पॉटर का जो व्हील है, पॉट्स बनाने के लिए जो व्हील इस्तेमाल होता था वो भी यहाँ से मिला है। ये जो किस तरह की पॉट्स बनाते थे ये लोग, ग्लॉसी और शाइनी पॉट्स बनाते थे। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले इनकी पहलू पे, वो है ट्रेड। तो कैसे ये लोग ट्रेड करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सील्स का इस्तेमाल करते थे, उनके पास एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होती थी कि हाँ हम इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, इस तरह से हम जो है व्यापार करेंगे। वेट्स एंड मेजर्स के भी हमें काफ़ी सारे इंस्टेंसेस मिले हैं। आप देखोगे कि जो है इनकी वेट, एक मिनट, हाँ हम इसके ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि कैसे वेट्स एंड मेजर्स के लिए, मेजरमेंट के लिए जो है प्रॉपर स्टिक्स और प्रॉपर मेजरमेंट के लिए वेइंग मशीन्स वगैरह मिली हुई है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि ये बार्टर में वो करते थे ट्रेड। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर मुझे आपसे कोई चीज़ खरीदनी है और आपको मुझे कोई चीज़ देनी है, बेचनी है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर करेंसी नहीं है, हम किसी करेंसी का इस्तेमाल करके नहीं, रुपए का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि जैसे मेरे पास जो चीज़ ज़्यादा है, जैसे कि मान लो मैं बहुत सारा गेहूँ उगाती हूँ और मुझे आपसे सिल्वर चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे इतने सिल्वर दे दो, मैं आपको इतने बोरी वीट दे दूँगी। तो बेसिकली क्या हुआ, ये बार्टर सिस्टम हुआ। तो बार्टर सिस्टम के बेसिस पे ये लोग ट्रेड किया करते थे। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स और फूड ग्रेन्स देते थे और मेटल रिसीव करते थे। ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। एक लपीस लजूली करके एक कह सकते हैं कि वो होता है, क्या बोलते हैं, नग टाइप की चीज़ें होती हैं, इसका इस्तेमाल रूलिंग क्लासेस करते थे, प्रेस्टीजियस क्लासेस इनको पहनती थी। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है जनरली, अब देखो कि कितनी कल्चरल होमोजेनिटी है कि आपको पता चलेगा कि इससे पता चलता है कि कोई ना कोई रूलिंग अथॉरिटी ज़रूर रही होगी कि एक ग्रेट बात है, सब इकट्ठा हो रहे हैं, घरों की प्रॉपर एक प्लानिंग बनी हुई है, कैसे लोग अपना जो दाना अनाज है जो है वो ला करके ग्रैंडरीज में रखते हैं, उनको उसके बदले वेजेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक कोई पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस से सब रूल होते हैं। इससे ये चीज़ें पता चलती हैं कि कहीं ना कहीं कोई रूलिंग अथॉरिटी ज़रूर रही होगी। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि इसमें हमको कहीं पे भी टेम्पल्स नहीं मिले हैं। ठीक है, पूजा ये लोग करते थे, ग्रेट बात थी, रिचुअल बाथिंग थी, और पूजा वगैरह करते थे। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आप देखोगे कि जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में टेम्पल्स भी मिले हैं खुदाई करके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई टेम्पल्स नहीं मिले। तो इससे पता चलता है ये लोग भगवानों को टेम्पल्स में नहीं रखते थे। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि ये लोग ज़रूर, क्योंकि पूजा पाठ करते थे, पूजा करते थे ये लोग, वर्शिपिंग करते थे, लेकिन ट्रेड का ज़्यादा इनके पर था कि ट्रेड बहुत करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग प्रीस्ट से ही नहीं रूल कर, प्रीस्ट इनको रूल नहीं करते होंगे, ज़रूर कमर्शियल या मर्चेंट्स इनको रूल करते होंगे। ठीक है, कुछ क्लास ऑफ मर्चेंट ही इनको रूल करते होंगे। अब हम देखिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी। ये लोग जो थे मदर गॉडेस को वो करते थे,
पूजा करते थे इनकी, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो ही जन्मदाती है। ठीक है, तो फिगराइंस टेराकोटा, टेराकोटा का मैंने बताया ना कि कैसे बनता है टेराकोटा, भी आगे बताऊंगी कि टेराकोटा फिगराइंस ऑफ विमेन। एक तो ऐसी भी मिली है कि जो विमेन के एम्ब्रियो होता है, मतलब पेट में जो एक कह सकते हैं जो एक नन्ही सी जान होती है, उससे आप एक प्लांट, एक पौधा निकलते दिखाया गया है। तो बेसिकली ये जो होते हैं मदर नेचर को या फिर अर्थ को ज़रूर पूजते होंगे। ये जो है फर्टिलिटी की गॉडेस है। ठीक है, जिस तरह से इजिप्शियन जो थे वो नदी को, यानी कि नाइल नदी को पूजा करते थे, उसी प्रकार से ये लोग जो है मदर अर्थ को पूजा करते थे। इजिप्ट तो खैर मैट्रिलिनियल सोसाइटी था, यहाँ पे कि विमेन को हर तरीके से इनहेरिटेंस मिलती थी, जिसे आप देखो कि हमारी आज की डेट में पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे मेन को इनहेरिटेंस मिलती है, विमेन को नहीं। तो इजिप्ट में तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी जहाँ पर कि विमेन को ही इनहेरिटेंस का राइट दिया जाता था। हड़प्पन में कैसी सोसाइटी थी, मैट्रिलिनियल थी या पैट्रियार्कल थी, ये नहीं पता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मदर गॉडेस है। ठीक है, ये टेराकोटा फिगराइंस है, ये भी टेराकोटा फिगराइंस है, टेराकोटा मिट्टी के बने। ये है कार्ट, ये है सील्स, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, मेल डीटी, मेल ऐसा नहीं था कि सिर्फ फीमेल फिगराइंस को ही ये लोग पूजते थे, मेल डीटी को भी पूजा करते थे। तो सील पे जैसे कि आप देखने को मिलता है, ये देखिए, ये है सील। इससे आप देख सकते हैं कि एक भगवान के तौर पे एक बैठे हुए हैं योगी पोस्चर में, उनके 3 हॉर्न्स हैं। ठीक है, सींग जिनको कहते हैं, 3 हॉर्न्स वाले भगवान हैं, मुकुट धारण किया हुआ 3 हॉर्न्स जिनको कहते हैं, हिंदी में इनको शायद सींग कहते हैं। योगी पोस्चर में बैठे, इनके चारों तरफ एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस और बफेलो, ये 4 जानवर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनके पैरों के पास 2 हिरन भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को आप या तो नोट्स बना लीजिए या तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जो योगी पोस्चर में जो बैठे हुए गॉड मिले हैं पशुपति महादेवा, उनके पास कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम में कई सारे जानवर डाल के आपको कंफ्यूज कर देता है। तो एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस एंड बफेलो, इसके अलावा 2 डियर, तो टोटल 4, 5, 6 जानवर उनके पास हो गए। ठीक है, इसके अलावा वो फलूज का भी वो करते थे। फलूज आर द मेल सेक्स ऑर्गन्स, इनको भी पूजते थे लिंग के रूप में। ठीक है, ये ऋग्वेदा इनके बारे में बताता है कि जो नॉन आर्यन लोग हुआ करते थे वो फलूज को पूजते थे। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रीज को भी पूजा करते थे, कि आप देखोगे कि जो सील्स है इनके चारों तरफ आप देखोगे कि ये जो ब्रांचेस है ना, ये पीपल की ब्रांचेस है, उससे पता चलता है कि ये लोग ट्रीज को की पूजा करते थे। इसके अलावा वो एनिमल्स की भी पूजा करते थे। ठीक है, राइनोसेरस की सील्स मिली है, हम्प्ड बुल्स को पूजा करते थे, इससे पता चलता है कि ये लोग एनिमल्स को भी पूजा करते थे। ठीक है, इसके अलावा अब देखो कि इनके पास एमुलेट्स मिले। एमुलेट्स मतलब होता है ताबीज़, इनके पास ताबीज़ मिला, तो इससे पता चलता है ये लोग जो है इवल फोर्सेस में या फिर इस तरीके की जो होती है फोर्सेस या भूत प्रेत, इस तरह की चीज़ों के बारे में जो अथर्ववेद में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, नॉन आर्य ट्रेडिशन के बारे में, तो ये भी पता चलता है कि ये जो थे कहीं ना कहीं एमुलेट्स में भी बिलीव किया करते थे। अब देखिए दोस्तों, ये है हड़प्पन स्क्रिप्ट कि कैसे ये लोग लिखते थे। इनके पास तब आर्ट ऑफ राइटिंग थी। ठीक है, इनके पास 4000 स्पेसिमेंट्स हैं राइटिंग की, और इनके पास जो है सील्स और ऑब्जेक्ट्स, इनके पास कई सारी राइटिंग की वो है। आप देखोगे, अगर आपको बता दूं कि ये लोग जो थे अल्फाबेटिकली नहीं लिखते थे, जैसे कि कोई इनके पास पर्टिकुलर अल्फाबेट है, ये लोग जो थे पिक्चर फॉर्म में लिखते थे, तो पिक्टोरल लिखते थे, और काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिखते थे। जो सील्स में भी जो इनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो बहुत ही पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्चर्स में बनी हुई है और बहुत ही छोटे उसमें लिखी गई है। हालांकि ये जो स्क्रिप्ट है आज तक डेसिफर नहीं की जा पाई है। डेसिफर का मतलब होता है इसको पढ़ा नहीं जा पाया है, तो इसलिए हमें ये जानना मुश्किल है कि असल में क्या हुआ होगा। तो सारा कुछ खेल जो है वो प्रिजम्पशन के बेसिस पे चल रहा है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसी चीज़ें हुई होंगी।
अब देखिए मैंने बताया था आपको कि वेट्स एंड मेजर्स के क्या क्या तरीके थे जो ट्रेड के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। ये लोग 16 की यूनिट्स में जो थे वो मेजरमेंट करते थे, ठीक है। मल्टीपल्स जो थे 16, 64, 160, बेसिकली 16 की मल्टीपल्स में ये लोग जो थे मेजरमेंट किया करते थे, ठीक है। और एक तो इनके पास से हमको स्टिक मिली है जिसमें कि मेजरमेंट के लिए जो प्रॉपर मेजरमेंट के लिए जो स्टिक होती है ना, जैसे आप कह लो कि स्केल वगैरह होती है, ये वो भी मिली है यहाँ पे, वो मेड ऑफ ब्रॉन्ज भी मिली है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ की जो पॉट्स हैं वो भी हमने बताया था शाइनी और ग्लॉसी होती है, इनको अच्छी नॉलेज है पॉट्स बनाने की, और उसमें जो है ट्रीज, इमेजेस ऑफ मैन, सर्कल्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे आर्टिसंस होते हैं। आर्टिसंस मतलब होता है, हाँ बहुत अच्छे नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठीक आर्टिसंस तो है, इनको कला की काफ़ी जानकारी है। इनको ब्रॉन्ज की वो बनाने को, ब्रॉन्ज की इन्होंने काफ़ी अच्छी एक मूर्ति हमें मिली है विमेन डांसर की, जो ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी स्पेसिमेन है। वो एक तरीके से डांस के बाद एक रेस्टिंग पोस्चर में खड़े हुए डांसिंग गर्ल है, और वो सिर्फ एक नेकलेस पहने हुए है, ठीक है। इसके अलावा टेराकोटा, अब मैंने आप देखो बताया था पहले, टेराकोटा क्या होता है, अर्थन क्ले होता है। अब जो ज़मीन जो मिट्टी होती है उसको फायर में अगर आप बेक कर दोगे तो वो टेराकोटा कहलाएगा। तो वो कैसे उसके टॉयज और ऑब्जेक्ट को वर्शिप बनाते थे, जो फल्लूज और जो विमेन फिगराइंस थी जिनकी वो पूजा करते थे, टॉयज वगैरह रखते थे, जो मैंने आपको दिखाया भी था, एक रथ टाइप की टॉय थी, या छोटे छोटे फिगराइंस थे, वो सब टेराकोटा के बने हुए थे। सील्स एंड इमेजेस वर मैन्युफैक्चर्ड विद ग्रेट स्किल, ठीक है। ये सील्स और इमेजेस काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ग्रेट स्किल से वो लोग उसको मैन्युफैक्चर करते थे। टेराकोटा पीसेस प्रेजेंट अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। देखिए, एक चीज़ है कि वो ब्रॉन्ज की यहाँ से अच्छी बर्तन और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाते थे, लेकिन टेराकोटा को इस्तेमाल करते थे तो बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड वर्क किया उन्होंने, बहुत बहुत खूबसूरती से, नक्काशी से, बड़े मतलब करीने से नहीं बनाया उसको। तो टेराकोटा के लिए हम कह सकते हैं बड़ा अनसोफिस्टिकेटेड वर्क था। जो हड़प्पन फेज़ है वो बेसिकली 1900 बीसी तक चला, उसके बाद ये फेज़ डिक्लाइन होने लग गया। उसके बाद ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे इसका ये ख़त्म होने लगे, सिविलाइजेशन। तो ये सवाल उठता है कि क्या कारण रहे होंगे कि ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गई। उसके बाद कई समय तक पता ही नहीं चला, एक डार्क एज चलती रही, जो कि मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में दिखाया था कि डार्क एज चलती रही। उसके बाद आर्यंस आए, तो ये ऐसा कैसे हो गया? तो कहा जाता है कि बहुत शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती थी, तो पानी सींचने के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए अच्छे से मिल जाता था। तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि रेनफॉल जो है वो डिक्लाइन हो गई होगी। जब रेनफॉल नहीं आएगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा एंड ऑल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वो हमारी उसकी सैलिनिटी बढ़ गई होगी। सैलिनिटी मीन्स क्या होता है कि जो सॉइल, जो क्या कहते हैं, जो उसमें सॉल्ट्स होते हैं सॉइल में, वो ऊपर आ जाते हैं जब पानी, जब मॉइस्चर नहीं होता है मिट्टी में तो सारे के सारे जो सॉल्ट्स है वो ऊपर आ जाते हैं और वो मिट्टी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स ऊपर रहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो वो है रेत बन जाती है मिट्टी। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड्स भी आए होंगे, ज़रूर फ्लड्स इतने हुए होंगे कि लोग उसी में ख़त्म हो गए होंगे, या फिर कुछ अर्थक्वेक आया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस के द्वारा इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा, जिसका एविडेंस बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, बिना क्वेश्चंस के तो हमारी सीरीज़ अधूरी है, तो क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ फैक्ट्स पूछता है और आपके कंसेप्ट्स पूछता है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया, इंडिया में सबसे पुराना जो एविडेंस, सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस जो मिला है सिल्वर का, वो कहाँ पे मिला है, किस कल्चर में मिला है? तो चारकोलिथिक में हमने पढ़ा था कि नहीं मिला है। वैदिक एज में तो हम जब वैदिक एज अभी आगे पढ़ेंगे, हड़प्पन कल्चर हमने पढ़ा है। सिल्वर पंच कॉइन मार्क अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, उसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ज़रूर ये हड़प्पन कल्चर में ही मिला है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स के ज्वेलरी पहना करते थे, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेट बाथ है वो
मोहनजोदारो की फीचर है। आपसे क्वेश्चन में पूछ के हड़प्पा भी पूछेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ग्रेट बाथ हड़प्पा में पाई गई है, नहीं, ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदारो का ही फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए यूपीपीसीएस में और आईएएस के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे पोस्ट किए हैं। तो अब देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो पहली बात यह है कि जो इंडस सिविलाइजेशन में क्या एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम हुआ करती थी? हाँ जी हुआ करती थी। वो मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे। ट्रेड कॉमर्स में वो बहुत अच्छे थे, हाँ बिल्कुल अच्छे थे। वो उन्हें आयरन के बारे में जानकारी थी? नहीं, उनको आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक वो सिर्फ ब्रॉन्ज बना पाए हैं। कॉपर के बारे में चालकोलिथिक पीरियड में जानकारी थी, लेकिन कॉपर के साथ उन्होंने टिन मिक्स करके वो ब्रॉन्ज बना पाए। तो उन्हें ब्रॉन्ज और कॉपर इन दोनों मेटल्स की जानकारी थी, टिन की जानकारी थी, लेकिन आयरन की जानकारी उनको नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि थर्ड स्लाइड में मैंने आपको एक एक जगह के बारे में बताया था, ये कौन कौन सी जगह पे कहाँ पे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात कई बार बता चुके, रोपर पंजाब में बताया था, कालीबंगन हरियाणा में नहीं, कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, कालीबंगन राजस्थान में है। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आपने अगर ये पूरा लेक्चर सुना है तो आपको ये पता होगा कि हमने कौन कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से सेंटर्स की बात की और कौन से सेंटर्स की बात नहीं की है। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से उन्होंने अपनी सभ्यता को बढ़ाया, किस तरह से वो हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से उन्होंने बेहतरीन तरीके से वो अपनी एक सिविलाइजेशन जी के चले गए। तो आप उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छे से आप कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हम इसके बाद वैदिक एज ही शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।